धारा हम आपको बताएंगे बीएनएस की धारा 325 जो कि आईपीसी की धारा 428 और 429 के समरूप है। क्या करे ये धारा? जीव जंतुओं का वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। इस धारा का उद्देश्य पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना तथा इसे पशु के स्वामी को होने वाली हानि से बचाना है। इस धारा में प्रयुक्त शब्द विकलांग करने से तात्पर्य ऐसी उपति कारित करने से है जिसके कारण किसी पशु के पैर शिथिल हो जाएं और वह काम करना बंद कर दे या शरीर से पृथक कर दिए जाएं। विकलांगता में स्थायी उपति गर्भित है, अतः पशु को घाव कारित मात्र उसे विकलांग कर देना नहीं कहा जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में इस धारा का केवल अकादमिक महत्व रह गया है तथा व्यवहारिक दृष्टि से इसकी उपयोगिता ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई जीव जंतुओं का वध करने या उसे विकलांग करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा सिद्ध होने पर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से। साथ ही साथ इसी धारा के अंतर्गत ऐसे पशु के प्रति रिष्टि कारित करने के लिए वर्धित दंड की भी व्यवस्था है जो इस धारा के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान है। ऐसे जानवरों का उल्लेख इस धारा में ही कर दिया गया है। यह धारा तभी लोग लागू होती है जब उसमें प्रगणित किसी पशु को रिष्टि के कारण स्थायी उपति कारित होती है। बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि दंड संहिता की धारा 429 तथा वन्य पशु संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 के साथ पठित धारा 9 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत अपराध दोनों सारता एक ही अपराध होने के कारण दोहरे परिसंकट के नियम का प्रतिबंध इस अपराध के प्रति लागू नहीं होगा। इस धारा के संदर्भ में बछड़े या बछड़ी को बैल या गाय माना जाए अथवा नहीं, इस संबंध में उच्च न्यायालयों में मतभेद है। मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार बछड़े को सांड, बैल या गाय नहीं माना जा सकता, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि गाय और बैल में इनके बछड़े या बछड़ी भी सम्मिलित है, परंतु यह धारा ऐसे सांड के प्रति लागू नहीं होगी जिसे आवारा छोड़ दिया गया हो और जिसका कोई स्वामी न हो। सुखी बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के बाद में अपीलार्थी ने बैल पर लाठी से वार किया जिसके कारण बैल की चमड़ी पर खरोंचे आई, लेकिन इससे न तो वह विकलांग हुआ न उसकी उपयोगिता में कोई कमी आई। अतः उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा कारित अपराध दंड संहिता की धारा 446 के अधीन विचारणीय न होकर के प्रस्तुत धारा 449 के अंतर्गत होगा। तो साथियों, ये हमने कुछ उदाहरण बताए। मतलब कोई भी जीव जंतु का वध करेगा या उसे विकलांग करेगा, जैसे चाहे वो पेट्स हो चाहे कोई भी हो, चाहे स्ट्रीट डॉग्स तक हो, अगर उनके साथ भी इस प्रकार से क्रूरता करेगा, उनका वध करेगा, उन्हें विकलांग करेगा तो भी दंडित किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान है 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है, अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 326 जो कि आईपीसी की धारा 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, यानी कि 326 में कितनी धाराएं समाहित हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धाराएं समाहित हैं। यानी बीएनएस की धारा 326 अब लगेगी इतनी सारी सेक्शन की जगह। क्या कह रही है 326? क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब कृषि के लिए या मानव तथा पशुओं के उपयोग के लिए पानी से किसी जल स्रोत, जलाशय, तालाब आदि को जानबूझकर किसी अन्य दिशा में मोड़ दिया जाए ताकि उक्त प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति कम हो जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी जल स्रोत का जलाशय के जल को से कलुषित करता है ताकि उपयोग के लिए हानिकारक हो जाए तो उसे सिद्ध दोष किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सिद्ध दोष किया जाएगा, जो हमने आपको बताई है। साथियों, इसमें स्पष्ट एक चीज और हम बता दें कि जो अभी हम आपको सेक्शन बताते हैं जजमेंट में, वो जजमेंट के सेक्शंस आईपीसी के ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि बीएनएस के अभी आए नहीं हैं। बीएनएस अभी 1 जुलाई से लागू होगी। तो ऐसी स्थिति में ये ना समझें कि भाई इस कंडीशन में बीएनएस के लागू होंगे, आईपीसी के लागू होंगे। तो साथियों, अगर कोई जल को कलुषित करेगा तो बीएनएस की धारा 279 के तहत दंडित किया जाएगा उसको, न कि इस धारा के अधीन। इसमें स्पष्ट कर दिया गया मोड़ देना। इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा कारित रिष्टि के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति का जल के उपयोग संबंधी अधिकार का अतिलंघन हुआ हो। रामदास पांडे बनाम नगेंद्र नाथ के बाद में मकान मालिक ने एक करार के अंतर्गत अपने किराएदार को अतिरिक्त पानी पंप करने हेतु सहमति दर्शाई।
जिसके लिए किराएदार अतिरिक्त भुगतान करने के लिए सहमत थे, परंतु मकान मालिक अचानक पानी प्रदाय करना बंद कर दिया। उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 430 के अंतर्गत बात चलाए जाने पर न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यह करार भंग किए जाने का मामला होने के कारण परिवादियों ने उपचार हेतु दंड न्यायालय का गलत मंच चुना है, क्योंकि यह सिविल वाद युक्त प्रकरण है, अतः आपराधिक कार्रवाई से इंकार कर दिया। तो साथियों, हम आपको रिष्टी के बारे में ही बता रहे हैं, और रिष्टी में किस प्रकार की क्षति, जल प्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा। इस धारा के अंतर्गत अपराध गठित होने के लिए यह साबित किया जाना भी आवश्यक होता है कि अभियुक्त का आशय सड़क, पुल, नदी, जल सरणी यथास्थिति को क्षति पहुंचाना तथा उसे ज्ञान था कि उसके कृत्य से ऐसी क्षति कारित होगी, लोक मार्ग को बीच में से काट देना जिससे वह राहगीरों के लिए असुरक्षित हो जाए, इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध होगा। क्या होगा? इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार का कृत्य जो कोई भी करेगा उसको दंडित किया जाएगा बीएनएस के अनुसार। अभी तक क्या था? अभी तक आईपीसी थी, अब क्या चलेगा? अब बीएनएस के अनुसार चलेगा। तो साथियों, साथ ही साथ इसमें हम आपको कुछ उदाहरण भी बताएंगे। तो पहले अभी हम इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ हम आपको उदाहरण बताएंगे। इस धारा के अनुसार इसमें स्पष्ट कर दिया गया है, इस धारा के अनुसार कह रहे हैं कि अगर कोई समुद्री संकेत चिन्ह नौ परिवहन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा उनके साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस धारा के अंतर्गत अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर समुद्र में जो जलयान चलते हैं उनका अगर संकेतक चिन्ह हटा दिया जाएगा तो रास्ता भटक जाएंगे, तो उससे नुकसान होगा। साथ ही साथ इस धारा के अंतर्गत यह भी है कि अगर भूमार्ग के संकेत चिन्हों के साथ अनुचित हस्तक्षेप के परिणाम तुलनात्मक दृष्टि से अधिक संघातक नहीं होते। देखिए, जल में जो संकेतक चिन्ह बने हुए हैं और जो जमीन में संकेतक चिन्ह है, दोनों में नुकसान कंपैरेटिवली कम है। क्यों? क्योंकि जल में अगर संकेतिक चिन्ह हटा दिए जाएंगे तो उसमें फिर नीचे पता नहीं चलने वाला ना कि कहाँ चट्टान है कहाँ नहीं है, तो उस स्थिति में नुकसान ज्यादा होगा। और जमीन में चिन्हित को हटा देने से नुकसान कम होगा, लेकिन अपराध फिर भी होगा। यदि अभियुक्त का अपराध इस धारा के अंतर्गत आता है तो वह अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकेगा कि नष्ट किए गए या हटाए गए भू संकेत उसकी कब्जाधीन भूमि में थे। अगर कोई संकेतक उसकी कब्जाधीन भूमि में है, हटाता है, तो भी वो ये माने जाएंगे कि उसने उक्त कृत्य किया है। इस धारा में संपत्ति को नुकसान से आशय संपत्ति को नष्ट करना, उसमें परिवर्तन लाना जिससे उसका मूल्य और उपयोगिता कम हो जाए, संपत्ति को नुकसान कारित करना और इसके परिणाम स्वरूप उसके स्वामी को हानि पहुंचाना, अभियुक्त पर संपत्ति के स्वामी को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का दायित्व होगा। इस धारा के अंतर्गत आगजनी द्वारा किसी भवन को विनष्ट करना रिष्टी का एक गंभीर स्वरूप का। धारा में किसी ऐसे भवन को आग लगाकर विनष्ट करना अपराध माना गया है। देखिए, इस धारा में किसी ऐसे भवन को आग लगाकर विनष्ट करना पूजा स्थल के रूप में उपयोग किया जा रहा हो, मानव के रहने हेतु उपयोग हो रहा हो। तीसरा, किसी संपत्ति की अवरक्षा हेतु उपयोग किया जा रहा हो। इस धारा में प्रयुक्त शब्द भवन के अंतर्गत आलीशान महल से लेकर सामान्य झोपड़ी तक का समावेश है, चाहे वह पत्थर, ईंट, मिट्टी, लकड़ी, बांस, घास या किसी अन्य सामग्री में से किसी से भी क्यों ना बना हो। दरवाजे युक्त घास फूस की झोपड़ी को भी इस धारा डालते हुए न्यायालय ने विनिश्चित किया है कि गरीबी कोई पाप नहीं है, अतः यदि किसी गरीब की झोपड़ी जला दी जाए तो अभियुक्त को वही दंड दिया जाना चाहिए जो एक भवन को जलाने की दशा में उसे देय होगा। असम राज्य बनाम मुहिम बरकाटकी के बाद में अभियुक्त ने मृतक के शरीर एवं दुकान पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप दुकान क्षतिग्रस्त हो गई तथा मृतक की मृत्यु हो गई। सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आईपीसी की धारा 300, 302, 436 एवं 34 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया, परंतु उच्च न्यायालय ने उसे दोष मुक्त कर दिया। इसके विरुद्ध अपील में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस अधिकारी के साक्ष्य को विश्वसनीय मान दोष सिद्धि बहाल रखते हुए दंडित किए जाने के निर्देश दिया। जोगानंद साम्राज्य के एक अन्य वाद में अभियुक्त एक 19 वर्षीय युवक था, आग लगा दी जो अन्य कई मकानों में फैल गई। अभियुक्त को विचारण न्यायालय ने 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया, जिसे अपील में
असमर्थनीय बना। भारत संघ के बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या के समय एक विशिष्ट समुदाय के लोग राज्य सरकार उन्हें आवश्यक संरक्षण देने तथा उपद्रवकारियों को दंडित करने तथा विधि के छात्रों द्वारा दायर की गई एक लोकहित कार्रवाई हेतु एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह लूटपाट और आगजनी के शिकार हुए लोगों की समुचित क्षतिपूर्ति करे। सुखराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य के प्रकरण में एक व्यक्ति से दुश्मनी के कारण दो अभियुक्तों ने मिलकर उसकी रिहायशी यानी आवासीय झोपड़ी में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास की अन्य झोपड़ियां भी जल गईं और उनमें रहने वाले दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 एवं 436 के अंतर्गत दोष सिद्धि की। उच्च न्यायालय ने एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य में अनिश्चितता के कारण इनमें से एक अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। दूसरे अभियुक्त ने अपनी दोष सिद्धि के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने उसकी भी दोष मुक्ति कर दी तथा अभिकथन किया कि यदि प्रकरण धारा 434 के अंतर्गत न होता तो एक अभियुक्त की दोष मुक्ति के आधार पर दूसरे अभियुक्त को दोष मुक्ति किया जाना आवश्यक नहीं होता। रविंद्रनाथ गौड़ा बनाम उड़ीसा राज्य के बाद में अभियुक्त द्वारा परिवादी के घर को आग लगा दी गई। अभियुक्त तथा परिवादी दोनों पड़ोसी थे, उनके संबंध द्वेषपूर्ण थे। गिरह स्वामी की पत्नी और उसकी साली ने अभियुक्त को भूसे के पुल जलाकर छत पर फेंकते हुए देखा था। आग लगने से परिवादी को 1000 का नुकसान हुआ। परिवादी की पत्नी की साक्ष्य उसकी साली यानी पत्नी की बहन की साक्ष्य से पूर्णतः संपुष्ट होना पाई गई। दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण अपनी साक्ष्य में दृढ़ थे कि अभियुक्त ने ही परिवादी के घर को आग लगाई है। उनकी साक्ष्य विश्वसनीय पाई गई। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 436 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया। मोहनलाल बनाम राज के बाद में कुछ लोग पुलिस थाने के सामने जमा होकर किसी घोर अपराधी को पकड़ने में पुलिस की असफलता के विरोध में प्रदर्शन करते समय आगजनी और बल में वे लिप्त पाए गए, परंतु ये अपराध करने वाले निश्चित व्यक्ति कौन थे इसका पता न लग सका। न्यायालय ने उक्त सभी जमा हुए व्यक्तियों का समान उद्देश्य होने की उपधारणा को नामंजूर करते हुए विनिश्चित किया कि किसी व्यक्ति को केवल उसी अपराध का दोषी माना जा सकता है जो व्यक्तिगत रूप से करते हुए पाया गया हो। इसी प्रकार जमुना सिंह बनाम बिहार राज्य के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि आगजनी तथा बलवे में जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि कौन से व्यक्ति इस अपराध में वास्तविक रूप से शामिल थे और किन व्यक्तियों ने ऐसे हेतु लोगों को उकसाया, सभी पर धारा 436 के अंतर्गत कठोर दंड आरोपित करना न्यायोचित नहीं होगा। अतः न्यायालय ने अपीलार्थी जमुना सिंह के 8 वर्ष के शासन कारावास के दंड को लघुकृत करते हुए 4 वर्ष के कारावास में परिवर्तित कर दिया। तो ये कुछ उदाहरण थे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय थे जो हमने आपको बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे दंड क्या है इस धारा के अंतर्गत। तो पहले पढ़ लेते हैं 326 सब क्लॉज ए क्या कहती है। 326 का सब क्लॉज ए कहता है जिससे कृषि प्रयोजनों के लिए या मानव प्राणियों के या जीव जंतुओं के जो संपत्ति है या खाने पीने के या सफाई के या किसी विनिर्माण को चलाने के जल प्रदाय में कमी कारित हो। मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि एक जल है, गांव देहातों में ऐसे या कहीं पर भी एक छोटा तालाब बनाया गया है, बड़ा तालाब बनाया गया है, इस प्रकार से जल एकत्रित किया गया है, बांध बनाया गया है या नदी में इस प्रकार से बांध बनाया गया है कि उसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, किसानों के लिए किया जाएगा, मानव प्राणियों के लिए किया जाएगा, जीव जंतुओं के लिए किया जाएगा, खाने पीने सफाई के लिए, भवन निर्माण के लिए किया जाएगा। तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति के द्वारा उस पानी की दिशा को मोड़ा जाना या उस जल प्रदाय में कमी करता है तो उस स्थिति में दोष सिद्ध होने पर उसको 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। किसमें? बीएनएस की धारा 326 सब क्लॉज ए में। सब क्लॉज बी क्या कहता है? जिससे किसी लोक, सड़क, पुल, नाव, नदी या प्राकृतिक कृत्रिम नाव जल सरणी को यात्रा या संपत्ति प्रवहन के लिए अगम्य या काम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना संभव जानता हो। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि लोक, सड़क, पुल, नाव, नदी प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, नाव जल सरणी को यात्रा या संपत्ति प्रवहन के लिए अगम्य या निरापद बना दिया जाए, मतलब आने जाने के लिए निरापद बना दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो कोई भी करेगा, यानी कि लोक सड़क है उसको इस प्रकार से करना कि गड्ढे कर देना कि आने जाने में दिक्कत हो, या पुल, नाव, नदी, ये जो भी पुल हैं, नदी हैं, प्राकृतिक नदी है, कृत्रिम है, जल सारणी, उनमें इस प्रकार से क्षति करना जिससे क्या हो कि प्रवहन के लिए अगम्य या कम निरापद बन जाए, मतलब आवागमन के लिए कम उपयोगी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सिद्ध दोष होने पर
5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सी क्या कह रहा है इसी का 326 का सी, कि जिससे किसी लोक जल निकास में क्षतिप्रद या नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित हो जाए या होना संभाव जानता हो, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सी में 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? जल निकास में क्षतिप्रद या नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित हो जाए, जहां से जल निकल रहा है वहां पर ऐसी बाधा उत्पन्न कर देना जिससे जल निकलना बंद हो जाए, दूसरी दिशा में निकलने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करेगा उसको दंडित किया जाएगा। कितने? 5 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से। डी क्या कह रहा है? जिससे रेल, वायुयान या जहाज या अन्य चीज के जो नौ चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शन के लिए रखी गई है, मतलब रेलवे, वायुयान, जहाज, अन्य नौ चालकों या जलयान के लिए मार्ग प्रदर्शन यानी रास्ता के लिए कि भाई इस तरीके से जाना है, अगर उनको कोई हटाता है, चिन्ह या सिग्नल जो नौ चालकों की मार्गदर्शक के रूप में उपयोगी बन जाते हैं, उनको कोई क्या करता है? कम उपयोगी बना देता है, उनको हटा देता है। जो सांकेतिक चिन्ह लगे होते हैं उनको कम उपयोगी बना देता है, हटा देता है। तो इस प्रकार का जो कोई कृत्य करेगा उसको दंडित किया जाएगा 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से। ये क्या कह रहा है? जिससे लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाए गए किसी भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने द्वारा या कोई ऐसा कार्य करने द्वारा जिससे ऐसे भूमि चिन्ह के रूप में कम उपयोगी बन जाए। देखिए अभी हमने आपको बताया रेल, वायुयान, जहाज, अन्य चीज या नौ चालकों के लिए। ये तो क्या हो गया? रेल कहाँ चलती है? पटरी में चलती है। वायुयान हवा से आसमान में उड़ते हैं, और जहाज पानी में। तो ये इनके अलावा भूमि में आवागमन जो चीजें हो रही हैं, भूमि में जो शासकीय सेवक के द्वारा चिन्ह लगाए जाते हैं कि टर्निंग, दाएं टर्न ये है, या इस तरीके से अंधा मोड़ है, या जो सांकेतिक चिन्ह है जिससे दुर्घटना ना हो या बाधा या किसी प्रकार की क्षति ना हो, तो ऐसे जो बोर्ड लगाए जाते हैं उनको अगर कोई व्यक्ति हटाएगा, भले ही उसकी खुद की जमीन में क्यों ना हो, अगर हटा रहा है तो उसको 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ई के बाद एफ है, जिससे कृषि उपज सहित किसी संपत्ति का नुकसान कारित करने के आशय से या यह संभाव जानते हुए कि वह तद्वारा ऐसा नुकसान अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। कृषि उपज सहित संपत्ति का नुकसान, जैसे खेत में खड़ी फसल में आग लगा देना या किसी प्रकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचा देना। कैसे पहुंचा देना? अग्नि द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा विस्फोट कारित करके। तो इस प्रकार का कोई जो कृत्य करेगा उसको 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। 326 का लास्ट सब क्लॉज है एफ, जिससे किसी ऐसे निर्माण का जो मामूली तौर पर उपासना स्थान के रूप में या मानव विकास के रूप में या संपत्ति का अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग आता हो, नाश कारित करने के आशय से यह संभव जानते हुए उसका नाश अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा। मतलब पूजा के स्थान को जहां पर मनुष्य रहते हैं, या ऐसा स्थान जहां पर संपत्ति सुरक्षित रखी गई है, भवन कैसा भी हो सकता है, चाहे झोपड़ी का, कच्चा पक्का कैसा भी हो सकता है, अगर उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसमें आग लगाएगा, विस्फोटक पदार्थ द्वारा उसमें विस्फोट करके उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो इस स्थिति में दंड का प्रावधान है आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा सिद्धोष होने पर। तो साथियों, ये हुई रिष्टि के विषय में कुछ सेक्शन। अभी इसमें कुछ सेक्शन बाकी हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।